नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से बने हुए हैं हिमाचल से हम सबके प्यारे वैद्य जी, राजेश कपूर जी। पिछले एपिसोड में आपने इन्हें भरपूर प्रेम दिया, उसके लिए मैं दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि ऐसे सज्जन पुरुष जब हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आप सब जब उन्हें इतना प्रेम देते हैं तो, और जब उन्हें वापस बुलाने का एक आपका जब रहता है रिक्वेस्ट, तो मुझे लगता है कि मैं तो उन्हें बार बार बुलाऊं। बस आपकी एक रिक्वेस्ट मुझे और ज्यादा मोटिवेट करती है और फिर वो आते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आज के हमारे गेस्ट का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। जी धन्यवाद। बहुत अ, धन्यवाद। जी वैद्य जी, आपके पहले एपिसोड को बहुत सारा प्रेम मिला, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो समस्याएं थी वो कमेंट बॉक्स में डाली। तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न थे, मैंने सारे प्रश्न लेने की पूरी कोशिश की है। कोशिश करेंगे कि आज इस 1 घंटे के सफर में जितने ज्यादा क्वेश्चन हम ले सकें उतने हम लेंगे। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे कोशिश ये करेंगे कि अगली बार जूम लाइव करें और लोग खुद आएं, उसे ज्वाइन करें और आपसे क्वेश्चन पूछें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सफर की, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। पहला क्वेश्चन आया है, आचार्य जी कृपया बोन कैंसर का उपाय बताएं। बोन कैंसर। जी जी। पहला ही प्रश्न बहुत आसान कर लिया। जी, देखिए जो कैंसर जैसी बीमारी है पहले ये समझ लीजिए होती क्यों है। कैंसर तब तक नहीं होता जब तक शरीर में सड़न ना हो, फर्मेंटेशन ना हो, खाना आंतों में चीजें सड़ने ना लगे। और जब ये सड़ने लगती हैं तो उसके बाद ही एक कैंसर सेल डेवलप होते हैं। ये जनरल कैंसर के बारे में है। और जब बोन मैरो डैमेज होती है तो बोन मैरो डैमेज होने के बाद आपका ब्लड कैंसर भी बन सकता है। मेरे पास अभी तक 3 केस ऐसे आ चुके हैं जिनको दवाई दी गई बुखार की, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी गई और दवाई देने के बाद तीनों को बोन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। बोन कैंसर में ब्लड कैंसर हो गया। तो इस प्रकार इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी कैंसर हो सकता है। आपको पता है पंजाब में दुनिया का सबसे ज्यादा केमिकल खेत में डाले जाते हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा कैंसर वहीं हो रहा है। तो एक कारण तो ये है अंदर सड़न होना, कि जितने केमिकल इनटेक होते हैं खाने के द्वारा या किसी और कारण से, वो सड़न पैदा करते हैं। इसको एक और बात समझ लें कि जितनी भी चीजें हानिकारक है, केमिकल्स हैं, वो सब एसिडिक है, अम्लीय है, क्षारीय नहीं है उनमें से कोई भी। तो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर क्या कर रहे हैं, खाने के बाद चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। अब आइसक्रीम जो भी आप दे रहे हैं, अभी कल ही तो मुझे, परसों तो मुझे फोन आया, एक हमारे प्रदेश के किसी संस्था के कोई संगठन मंत्री हैं कि जी रात को मैं एक शादी में गया था और मैंने वहां पनीर खा लिया, शायद उसके कारण, और उसके बाद आइसक्रीम भी खा ली, रबड़ी खा ली। मैं को उसके बाद और जहर खाने को बचा क्या है। सबसे बड़ा जहर तो आपका मिल्क प्रोडक्ट है। 14 करोड़ किलो पैदा होता है और 64 या 60 करोड़ किलो बिक रहा है। वो कहां से आ रहा है, या 70 करोड़ किलो बिक रहा होगा। अब बढ़ते ही जा रहा है ना खपत, वो कहां से आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारा खान पान, पेट में सड़ रहा है। अब चाय पीना, चाय पीना आपको लगता है बड़ी कॉमन बात है चाय पीना, ठीक है, सब लोग पी रहे हैं इसलिए कॉमन है। मगर कैंसर बनने के लिए पहला कारण एक चाय है। ये मत सोचिए शराब पीकर ही बनता है, तंबाकू से ही बनता है। उससे नहीं बनता है, इसलिए बनता है। पेट में सड़न नहीं चाहिए, यानी एसिडिटी बढ़ने नहीं देना। दूसरी बात, जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्सिनोमा सेल बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो दुनिया के कैंसर के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनका कहना है कैंसर के 2 ही कारण हैं, फर्मेंटेशन, सड़ना, दुर्गंध, बदबू, एसिडिटी, एसिड बनना। ये जो मैंने बातें कही सबका एक ही मतलब है, यानी सड़न, एसिड बढ़ गया, सड़न होगी। और दूसरा, ऑक्सीजन की ब्लड में कमी होना। तो हम तो इसी के कमरे में बैठे हैं,
ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही नहीं आधुनिक लोगों के पास, तो कैंसर तो होगा जी। तो अब आपको समाधान चाहिए, तो समाधान क्या होगा? एल्कलाइन भोजन खाओ, सेंधा नमक लो, मीठे को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सड़न के लिए, फर्मेंटेशन के लिए मीठे की जरूरत होती है, तो मीठा बिल्कुल नहीं देना कैंसर पेशेंट का। एल्कलाइन खाओ। तो एल्कलाइन क्या होता है? फ्रूट होते हैं, जितना खा सकते हो खाओ। अनाज में खाने लायक क्या चीज है? जौ। जौ का प्रयोग करो भोजन में, उसी की रोटी बनाओ, उसमें मिलाना चाहे तो थोड़ा देसी चना मिला सकती हैं, कम मात्रा में। तो जैसे जैसे ब्लड एल्कलाइन होता जाएगा, बिना दवाई के भी ठीक होते जाएंगे। पहला काम तो ये करिए। जितने तरह के कैंसर हैं, उन सब कैंसर में बोन कैंसर सबसे खतरनाक मेरी नजर में है। बाकी किसी भी पार्ट में हो तो वो उतना खतरनाक नहीं है, पर बोन कैंसर सबसे सीरियस मामला है। तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले के पास भी नहीं बैठना, उसका भी आपको इनडायरेक्ट असर आएगा। एक तो ये करना है। दूसरा, एल्कलाइन आप क्या है? फ्रूट खाएंगे आप। अब फ्रूट कौन सा खाएंगे? आप अगर पपीता खाएंगे तो आपको कैंसर पैदा करेगा। आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, पपीते से कैंसर क्यों होगा? अरे ऑरेंज कलर का जो केसरी रंग का पपीता मार्केट में है, ये 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बहुत खतरनाक है। छोटा छोटा तरबूज आ रहा है, ब्राउन कलर की स्टिप्स वाला खरबूजा आ रहा है, एक बिना धारी वाला खरबूजा आ रहा है। अरे मित्रों, ये सब के सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं। और अंगूर 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। केला जीएमबी है, नॉन जीएमबी आ रहा है, पर कार्बाइड तो बहुत ज्यादा है उसमें, एसिटिलीन बहुत ज्यादा है, उसके कारण वो बहुत गर्मी पैदा करता है, पेट में एसिडिटी बहुत बढ़ा देता है केला। तो केला खाना ही हो तो ऑर्गेनिक चाहिए भाई, बीज सही चाहिए, देसी केला हो, केमिकल बिल्कुल ना हो। थोड़ा खा सकते हैं कैंसर रोगियों को, केले जैसी चीज जो है ना, जिसमें मीठा बहुत ज्यादा है, वो नहीं। पर अगर आपका शरीफा है, सीताफल है, वो चलेगा मीठा। हम्म। तो आपको एल्कलाइन में फिर क्या खाएंगे? खीरा बिल्कुल नहीं खाना। खीरा 100% जेनेटिकल मॉडिफाइड है, 10-12 साल से जहर है पूरा, और हर घर में खीरा चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है 90% जो तरे हैं, हम पंजाबी लोग तर बोलते हैं, वो ककड़ी लंबी लंबी पतली पतली होती है ना, ऐसी लंबी, 1-1, 1.5 फुट लंबी, तो वो आप खा सकते हैं। तो आपको अगर कैंसर ठीक करना है तो एल्कलाइन फूड में क्या लेंगे आप? वो फ्रूट लेंगे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड। नहीं तो कौन सा फ्रूट है? छोटा अमरूद जो आता है, जिसके अंदर बीज बहुत ज्यादा होते हैं, वो ले सकते हैं। दूसरा आप क्या ले सकते हैं? ड्रैगन फ्रूट, जामुनी रंग का जो आ रहा है, मेरी जानकारी में अभी वो जीएम नहीं बना है। सीताफल जो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है, शरीफा भी बोलते हैं। हम्म। वो मतलब नेचुरल है, वो आप खा सकते हैं खूब, वो लीजिए। फिर आपके लिए नट्स बहुत अच्छे हैं। एक अखरोट रात को भिगोना, सुबह उसको छील खा लेना, वो तो वो आपको चलेगा। बाकी ड्राई फ्रूट में कैलिफोर्निया का बादाम बादाम सब आ रहा है, काजू जो आ रहा है, वो बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, वो नहीं लेना है अपने को। किशमिश, दाक, मुनक्का, वो भी नहीं लेना है। जो बीज वाला मुनक्का है, वो आप ले सकते हैं, रात को भिगोकर 8-10 दाने दिन भर में खा सकते हैं। अंजीर 2-3 खा सकते हैं, 2 अंजीर, 3 अंजीर, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर अल्कलाइन फिर से वापिस चलो जी, कहां से आएगा? अरे अंकुरित मूंग और मोठ बहुत एल्कलाइन है, बहुत खतरनाक रोगी इससे ठीक हुए हैं। रात को भिगो दो या सुबह भिगो दो, शाम तक वो भीग कर फूल जाएगी दाल, मूंग और मोठ की। उसको मटकी कहते हैं महाराष्ट्र में, मोठ की दाल को। वो ले लो, उसको गीले रुमाल में सूती में लपेट दो, सुबह तक वो स्प्राउट्स आ जाएंगे। आजकल गर्मियों में तो आ जाते हैं आराम से। वो 1 चम्मच से शुरू करो, बढ़ाते हुए 2 चम्मच, 3 चम्मच, उसमें नींबू डाल सकते हैं। कैंसर रोगी को अगर नींबू पचता है, बहुत लाभदायक।
छिलके पीले रंग के अगर हो, पिलपिला नींबू ना हो, तेजाब में बना होता है, थोड़ा हार्ड हो, मजबूत नींबू हो, बीज उसके अंदर हो तो देसी है। उसके बारे में कहते हैं कीमोथेरेपी से कहीं ज्यादा काम करता है। उसके छिलके जो बचेंगे वो भी बारीक काट कर जार में डालकर उसमें भी 2-3 नींबू निचोड़ देना, सेंधा नमक डाल देना। जब गल जाएंगे छिलके, वो भी अचार खाइए, जितना खाना हो नींबू उतना खाइए, उसका प्रयोग करिए। और खाने में आपको बताया जौ की रोटी, और लगभग 10-11 दिन तक अगर आपका बहुत कम वजन नहीं है, 45 किलो 50 किलो घटकर नहीं हो गया, 55-60 किलो वजन है, तो 1 चम्मच मीठा सोडा, बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर नहीं चाहिए, वो 1 चम्मच कांच के गिलास में छोटा टीस्पून डालो, नींबू थोड़ा निचोड़ो उसमें, रोज खाली पेट सुबह पी लो। क्या कमाल होगा जानते हैं आप? ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, नींबू एसिडिक है, मगर डाइजेस्ट होता है ना जब, वो एल्कलाइन बन जाता है। तो नींबू उतना ही जितना डाइजेस्ट हो, वो रोज खाली पेट पियो, आधे घंटे बाद खाना पीना। तो ये 10-11 दिन बड़ी तेजी से ब्लड एल्कलाइन बनेगा, पेट की सड़न खत्म हो जाएगी, और आपको इंप्रूवमेंट होने लगेगी। कि छोटी सी दवाई से 50 रुपए के खर्चे में, 25-50 में आपको बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। बोन्स में रिजल्ट आने में टाइम ज्यादा लगता है, बाकी सभी कैंसर में 10-11 दिन में ही असर होने लगता है। यदि आपका लीवर का कैंसर नहीं हो किसी को भी, मैं सब कैंसर की बात कर रहा हूं, केवल बोन की नहीं, तो लीवर कैंसर ना हो तो आपको अलसी का तेल जो कोल्ड प्रोसेस हो, वो 1-2 चम्मच घर का बना हुआ देसी गाय का पनीर, या बकरी के दूध का पनीर, या भैंस के दूध का पनीर, विदेशी गाय का नहीं चलेगा, घर का बना हुआ, उसके साथ जितना आपको खाना है पचता है उतने पनीर में 2 चम्मच अलसी का तेल कोल्ड प्रोसेस वो डालो, अच्छे से फेंटो, कांच के चीनी मिट्टी के चम्मच से, लकड़ी के चम्मच से फेंट कर, और उसको भोजन से पहले खा लो। तो क्या होगा? डॉक्टर जोहन्ना वुडविक, जिनको इन कीमोथेरेपी वालों ने 30 केस कोर्ट केस डाले उसके ऊपर, अपराध क्या था उसका? उसने 1500 कैंसर के रोगी ठीक कर दिए बिना कीमोथेरेपी के। तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, लास्ट स्टेज के भी ठीक कर दिए, इतना बड़ा अपराध। उसको कहा नोबेल प्राइज, 7 बार उनका नाम रिजेक्ट किया। बस इतना बोल दो कीमोथेरेपी की जरूरत है, कहते मैं तो नहीं कहूंगी, कीमोथेरेपी तो बहुत खराब है, मेरी चिकित्सा के साथ नहीं चलेगी। तो इसलिए उसको 30 केस डाले, जीत गई वो, जो अन्ना बुडविक जर्मन की थी। तो आपको मेरी बात से पूरा काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनेट पे जाना है, वहां पढ़ देना वुडविक प्रोटोकॉल, बी से है वुडविक, वुडविक प्रोटोकॉल पढ़ना, अच्छे से समझना और करना। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले लेकर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वो करो। तो ये रिसर्च ये है कि जो अलसी का तेल है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, मगर कैंसर सेल तक उसको पहुंचाएं कैसे? कोई कैटलिटिक एजेंट चाहिए, तो वो पता लगा देसी गाय के दूध से बना हुआ पनीर, या भैंस का भी चल सकता है, बकरी का भी दूध का पनीर चल सकता है, जो केमिकल से ना बना हो, नींबू डालकर निचोड़ कर बना हो, तो वो पनीर, या छाछ डालकर बनाया हो पनीर, वो पनीर उसके साथ फेंट कर लो। तो पनीर उसका कैटलिटिक एजेंट है, उसका संवाहक है, वो उसके सहायता से कैंसर सेल तक पहुंचेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे प्रोस्टेट कैंसर के 2 पेशेंट हैं जो 15-15 साल तक जिंदा रहे बिना इलाज के, प्रोस्टेट कैंसर के, बिल्कुल ठीक। उनमें से एक का तो ऑपरेशन भी हो चुका था, फिर सब कुछ बंद। 12-15-16 साल आराम से जीवन, पूरी आयु जी कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। अगला काम एक और, ये भी इंटरनेशनल एक बड़ा मशहूर हुआ था, देसी गेहूं। अभी हमने देखा हमारा आटा जेनेटिकली मॉडिफाइड आया, हम लाए मध्य प्रदेश की गेहूं, 3 दिन मैं बीमार रहा उसको खाकर आटे को। मैं कभी आटे में गड़बड़ है, घर वालों ने कहा मध्य प्रदेश की गेहूं है, मैं कहा लाओ, हमारी जो टेक्निक है हाथ में पकड़ना और देखना ताकत बढ़ी कि घटी, करके देखा मेरी ताकत तो निकल गई, बेटे को कहा उसकी ताकत चली गई एकदम।
तो हमारा पक्का ये निष्कर्ष है, जिससे ताकत कम हो जाए हथेली पर रखने से, ये सेंसर है हमारा, यहां रखने से जिससे ताकत घट जाए, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है या बहुत हानिकारक घातक है आपके शरीर के लिए। प्लास्टिक भी यहां रखो तो ताकत कम होती है। तो हमने आटा बंद करके 2 क्विंटल गेहूं लोकल खरीदी। तो हमने वो बंद किया। तो आपको गेहूं वो लानी है, खापली गेहूं, सोना मोती गेहूं, जो देसी हो, पुरानी हो, जो 30-40 साल पहले का बीज पहले से चल रहा है। उस गेहूं को एक मुट्ठी रोज भिगोना रात को, और सुबह उसको कहीं छाया में बो देना, रेत में, मिट्टी में, केमिकल वाली मिट्टी, खाद वाली मिट्टी ना हो। 7-8 दिन तक या 10 दिन तक रोज एक मुट्ठी को बोना है मिट्टी में, रेत और मिट्टी में। और जिस दिन आपका पहला गमला 7 इंच ऊंची गेहूं हो जाए, उसको कैंची से काटना, काटकर जल्दी से धोकर काटकर, और उसको हाथ से कूटना मिक्सी में। स्टील के चूने से गुण कम होते हैं। यदि कोई किसी के लिए संभव हो, जल्दी से जल्दी पीतल का जार, पीतल का ब्लेड, ऐसी मिक्सी बनवाओ, नहीं तो लोहे की बनवाओ, ब्लेड भी उसका हो, या फिर ब्लेड लोहे का हो मजबूत, जार पीतल का हो, वो मिक्सी में पीस सकते हैं। जो मिक्सी स्टील की है, स्टील हाईली टॉक्सिक मेटेलिक पॉइजन है, ये मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर। क्रोमियम निकल है, आयरन तो उसमें 5-7% होगा, 3% होगा, वो बहुत खतरनाक है। क्रोमियम निकल मेटेलिक पॉइजन है, इसमें क्या शक है, वही सबसे ज्यादा है उसमें। पर फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, ये सब चीजें उसमें जहर डले हुए हैं। तो स्टील आपके लिए अच्छा नहीं है। इंटरनेट से गूगल ने ये सूचना हटा दी। ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते इन लोगों का, है? इनके लिए बिजनेस सबसे ऊपर है। खैर, तो उसको जल्दी से कूटो, 1 कप पानी डालो, पानी डाल के निचोड़ो और अपने पेशेंट को पिलाओ। उसमें डालना चाहे तो 2 अमरूद के पत्ते, 2 आम के पत्ते बिना स्प्रे वाले, 2 जामुन के पत्ते, 2 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा उसमें सहजन अगर देसी हो, जिसमें 1 बार फल फूल आता है साल में, 2 बार नहीं, वो भी जीएम है, तो सहजन के पत्ते ये मिल जाए तो डाल लेता। और हाई डेंसिटी मैंगो हो तो उसका पत्ता नहीं चलेगा भाई। ये गेहूं के पत्तों का रस, और ये सब गेहूं वही जो होनी चाहिए, खापली, सोनामुखी, देसी गेहूं, वो सब के पत्ते। हाँ, एक बड़ी जरूरी बात, जौ इससे भी ज्यादा काम करेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम गेहूं के पत्तों की नवरात्रों में पूजा नहीं करते, जौ के पत्तों का होता है पूजा में, नवरात्रों में। तो मुझे लगता है इसका गुण उससे भी ज्यादा होगा। तो गेहूं जौ दोनों उगाओ, और एक मुट्ठी पत्ते काट कर चॉपिंग करके, इतने से पत्ते, और करके उनको चॉपिंग डालो कुंडी में, कुंडी डंडे से कूट कर, और उसको बनाकर पियो। रस को निकाल कर पानी डाल देना 1 कप। पर पानी कौन सा, 1 टुकड़ा रात को गिलोय का, चीनी मिट्टी कांच के बर्तन में डालो, पानी डालो, सुबह मसल कर वो पानी निकालो, वो पानी मिलाकर इसको निचोड़ो और पी लो। 30-40 मिनट, कुछ खाना पीना नहीं, बड़ी तेजी से चमत्कार होगा। क्या होगा, मेरे ख्याल तो लाखों लोग इससे ठीक हुए होंगे। क्या होगा, ये ग्रीन ब्लड है जो गेहूं के पत्तों का रस है, देसी गेहूं का, आधे 1-8 घंटे में आपका रेड ब्लड बन जाएगा। और ऑक्सीजन कहां चाहिए, ब्लड के अंदर चाहिए, और कैंसर को खत्म करना है। आपका ताजा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड, भरा हुआ ऑक्सीजन से, तो धीरे धीरे कैंसर सेल तो गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका 30-40 दिन में पूरा ब्लड बदल जाएगा। नया ब्लड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये पत्ते पीकर। दूसरा मैंने बताया, देसी गाय का दही जमा लो। पर कैसे जमाना, मेरी पत्नी जो है उसको मैं कह रहा था, 40 साल शादी को हो गए, तो मैं अभी 39 साल से कह रहा था कि स्टील में जमाना बंद कर दो। तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी होती है, पति की बात कभी तो मान ही लेती है, 40 साल बाद से वो मान गई। क्या किया उसने, मेरा भाग्य अच्छा था, कैसरोल स्टील का लिया, उसके अंदर कांच का बाउल रखकर दही जमाया। अरे दही इतना मीठा जमा, मेरी बहू भी कहती ये तो माँ ने बड़ा कमाल का काम कर दिया, बहुत टेस्टी दही। तो स्टील का कैसरोल, कांच का बाउल, उसमें जो आ जाए रखो और जमा लो, और उसका थोड़ा सा दही 50-60 ml, उसमें 30-40 पत्ते तुलसी के डालो। कौन सी तुलसी मत पूछो,
जो मिल जाए उसमें सुगंध होनी चाहिए, सुगंध नहीं है तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बारीक काट कूट के पीस को इसमें डालो। बस ये जो आपने गेहूं के पत्तों का रस पिया, इससे पहले पियो चाहे बाद पियो, तुरंत बाद ले सकते हैं, ले लो, बड़ी तेजी से कैंसर ठीक होगा। और ये 3 चीजें एक के बाद एक करते जाना। फिर एक और काम करना, तुलसी के 10-15 पत्ते और ले लेना, उसके बाद 10-12 पत्ते उसके लेना, बेल के छोटे वाले पत्ते जो भगवान शिव को चढ़ता है। एक बड़ा बड़ा पत्ता है वो ज्यादा गुण नहीं है, कम गुण है, पर ना मिले तो कोई नहीं, ले लेना छोटे पत्ते, वो ले लेना। और नीम के पत्ते, नीम भी जीएम बन चुका है। जीएम नीम की पहचान बता देता हूं, उंगली जितनी मोटी टहनी हमारा जो नीम है, ऐसे करो कड़ाक से टूट जाएगी। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नकली नीम है, उसको उंगली जितनी मोटी टहनी को अगर आप ऐसे मोड़ोगे ना, वो लचकदार होगी, धनुष की तरह, बांस की तरह, आसानी से नहीं टूटेगी। समझ लेना ये जीएमओ नीम अपने को नकली है, नहीं चाहिए। तो ये भी पत्ते पीसो, कुंडी डंडे से, मिक्सी में नहीं, या चबाई लो सीधे, चबा कर खा जाओ। ये 3 बातें एक के बाद एक कर दो। चौथा काम एक और करो, देसी गाय का मूत्र कहीं पे मिले तो ताजा, 1-2 दिन पुराना चलेगा, बछिया का हो और अच्छा है, गाभिन गाय का नहीं होना चाहिए। एक कपड़ा लो, उसको एक बार फोल्ड करो, सूती कपड़े को, दूसरी बार करो, तीसरी बार फोल्ड करो, कितनी परत बन गई? 8, 2, 4, 8। उसमें छानो और थोड़ा पानी मिलाकर 6 चम्मच गौमूत्र पी जाओ। अगर आपको कहीं से अच्छा अर्क मिले, ये जो बना रहे ना बड़े बड़े, जिनकी 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उनका गौमूत्र मत लेना, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जो छोटी गौशाला है वहां जाकर देखना देसी गौएं हैं कि नहीं, उनका गौमूत्र अर्क ले लेना, और लेकर वो 2 चम्मच, 6 चम्मच नहीं फिर लेना, 2 चम्मच, बस इसी के साथ ही ले लो। ये सब कुछ लेने के बाद फिर 30-40 मिनट, 50 मिनट कुछ नहीं लेना। फिर भूख लगे तो अगर लीवर कैंसर नहीं है, वो बोन कैंसर है या कोई भी कैंसर है, तो अलसी का तेल, 2 चम्मच अलसी पीस कर उसी टाइम, पहले से पिसी भी नहीं चाहिए, भुनी भी नहीं चाहिए, पीस कर मिलाओ, पनीर मिलाओ, खूब फेंटो, एक जान जब सब कुछ हो जाए उसको खाओ। ये खाने से पहले पहली चीज। उसके बाद भूख देरी से लगेगी क्योंकि अलसी का तेल भारी है। अगर लगे अब पच गया, उसके बाद जौ की रोटी बनाओ, घिया, तोरी, टिंडा, कोई, ये चीजें जो कुछ भी है, मौसमी सब्जियां, इनके साथ रोटी खाओ, कौन सी? जौ की। और इसके साथ गाय का घी, 2 चम्मच, 4 चम्मच, जितना पचता है उतना खा लो, कोई समस्या नहीं। फिर शाम को हमारे डॉक्टर हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर हैं, तथाकथित, 30,000 रुपया फीस लेते हैं। और मेरे पास तो अभी तक 3 मरीज आ चुके जो उनके कारण बीमार होते, तो मैं समझता हूँ सैकड़ों बीमार हुए होंगे। शाम को फलों का रस देते हैं, सब्जियों का रस देते हैं, कच्चे फल खिलाते हैं। अरे ऑटोफैगी, उनको आयुर्वेद की समझ नहीं है, बताया मैंने तो सुनते नहीं है। अरे वात बढ़ जाता है, दुनिया में एक भी बीमारी वात बढ़े बिना नहीं होती। कफ रोग नहीं होता, पित्त रोग नहीं होता, और हमारे तो 3 ही चीजें, वात, पित्त, कफ। जब वात बढ़ता है तो पित्त रोग होगा, कफ रोग होगा। जब तक नहीं है वात, तब तक कफ और पित्त अपनी जगह बड़े बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ते आपका। इसलिए वात कभी नहीं बढ़ने देते। तो शाम को अगर आपने फलों का रस लिया और फल खाए, सलाद खाया, तो वात तो बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर क्या करना? उबाल कर सब्जियों का सूप पी सकते हैं। और जो लोग देरी से खाना खाते हैं, सनसेट के बाद 1 घंटे के अंदर, आज जैसे मेरा खाना लेट हो गया, 7:30 बज गए, तो गलत हो गया। उसके बाद लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना बंद कर देता है, खाना पचता नहीं है, सड़ता है। और जब सड़ता है तो क्या होता है? एसिड बनते हैं, वो एसिड आते हैं, चूस कर ब्लड में डालती हैं, फिर गठिया, आर्टरी ब्लॉकेज, ब्लॉकेज भी इसी से होती है। और कैंसर, ट्यूमर, पीसीओडी, वही हो रहा है ना। कोई डॉक्टर नहीं बता रहा किडनी फेलियर वगैरह सब कुछ क्यों हो रहा है। अरे एसिडिटी से। ब्लड की पीएच वैल्यू वो मेंटेन होनी चाहिए 7.5 के ऊपर, 7.45 के ऊपर। और उसके लिए एल्कलाइन खाना, अंकुरित खाना, फल खाना। अब एक समस्या और है, फल तो सारे केमिकल में बने। अगर आपने नॉन जीएम फ्रूट ले लिया तो भी तो केमिकल ही केमिकल है ना, तो कैसे बात बनेगी? तो बात नहीं बनने वाली।
तो क्या करना है आपने, मीठा सोडा आधी बाल्टी, एक बाल्टी पानी में 4-5 चम्मच डाल दो मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, उसमें सारे फल डाल दो। पत्ते वाली सब्जियां हैं तो 1-2 घंटे बाद निकाल लो और सादे पानी से धोकर रख दो। शेल्फ लाइफ 1 दिन 2 दिन बढ़ जाए, केमिकल निकल। और जो दूसरे फल हैं और सब्जियां हैं जो हार्ड हैं, उनको पूरी रात उसी में रहने दो, दूसरे दिन निकालो और धोकर उनको शेल्फ पे रखो, अपनी टोकरी में रखो। वो फल प्रयोग करने हैं। एक काम और करना पड़ेगा, क्लोरीन। ये जो क्लोरीनेटेड पानी, ये कैंसर का कारण है। दुनिया के सब देशों में बंद है। अमेरिका और भारत में क्लोरीन देते हैं ताकि लोगों को जल्दी कैंसर हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, है ना। सरकार को पता ही कुछ नहीं होता। ऐसी फालतू, ये मुझे तो सबसे ज्यादा, अगर मुझे किसी पे गुस्सा है तो बड़े से बड़े बेईमान नेता पे नहीं है, भ्रष्ट लोगों से नहीं है। ये जो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं उन पे भी मुझे कम गुस्सा है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उन साइंटिस्ट पे है जो 1-2 लाख वेतन लेते हैं, काम ढके की दो नहीं करते हैं। अरे भाई, सारी दुनिया में क्लोरीनेशन बंद है, तुम क्या कर रहे हो? तुम काहे के साइंटिस्ट हो? ये नहीं बता रहे कि इससे कैंसर होता है। सब ओजोनाइजेशन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आप हमें मरवा रहे हैं क्लोरीन देकर। अरे क्लोरीन जहां पे होती है कपड़े का रंग उड़ जाता है। आंतों को भी पूरा आपने गला दिया है क्लोरीन के कारण, कैंसर उसके कारण हो रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। उसका साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई दोषी नहीं है, ये काम है साइंटिस्ट, वो बता ही नहीं रहा है। वो बहुत नालायक है, बहुत एरोगेंट है, इसलिए मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा उन पे है। तो खैर, क्लोरीनेशन वाला पानी तो जहर है। और मान लो पानी आपका आ रहा है अच्छा नहीं, तो आप यूट्यूब पे जाइए और वहां पे वैद्य राजेश कपूर लिखिए, आगे लिखिए एंजाइम। 3 वीडियो है हमारे अब तो, कैसे एंजाइम बनाना। 90 दिन में एंजाइम बनाओ और 4 बूंद डालकर ही पानी पीना है, चाहे कैंसर का रोगी हो, कोई रोगी हो, 4 बूंदे उसमें डालनी ही डालनी है एंजाइम की। खाना बनाना है, आटा गूंदना है, 10 बूंद डालो। सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, 10 बूंद डाल दो पकते पकते में। तो आप देखोगे उसके जितने केमिकल है पानी के, वो सब न्यूट्रलाइज हो। तो आपको एंजाइम तो बनाना पड़ेगा, वो बनाइए। 90 दिन में मेहनत पड़ेगी, 90 दिन की, वो करके घर में रखिए। उस पे सफेद रंग की फंगस बनती है, वो अच्छी है, बुरी नहीं है, इसलिए उससे घबराइएगा मत। अब एक काम और रह गया हमारा, हम सबसे ज्यादा इनटेक क्या करते हैं? हवा। उसके बाद नंबर 2 पे पानी, खाना तो नंबर 3 पे है जी। तो अपनी हवा तो बहुत खराब है, एसी के कमरे में बैठे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं। उस गंदी हवा में रहकर लंबी उम्र और स्वास्थ्य कल्पना से बाहर है, हो ही नहीं सकता। तो आप क्या कहेंगे? एसी हटा दे? हटा देंगे, सारा देश और एसी हटा देगा तो कम से कम 5 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाएगा गर्मियों का। कितना इसी के कारण हीट बढ़ रही है, एक शहर में करके देख लो, दिल्ली में सबके एसी बंद करवा दो बाई ऑर्डर, आप देखोगे गर्मी कम हो गई। खैर, ये तो जब होगा तब होगा। एसी बहुत खतरनाक है पर्यावरण के लिए। ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं, इनके कारण बहुत विनाश हुआ है, पर उससे ज्यादा तो एसी विनाश कर रहा है ना वायुमंडल का। तो क्या करना है आपको? कोई रास्ता तो निकालना है। रास्ता ये है, देसी गाय का गोबर सूखा लाओ। गीले का फॉर्मूला जरा आपका लंबा काम है। सूखा लाओ और चाकू की सहायता से और किसी हथौड़ी की सहायता से 2-2 इंच के, 1.5-1.5 इंच के टुकड़े बना लो। 100-200 टुकड़े बना के रख लो और मिट्टी की कटोरी, दीपक कोई ले आओ। शुद्ध गाय का घी गारंटेड, चाहे 1,000 रुपए किलो मिले, चाहे 3,000 रुपए किलो मिले, वो लाओ 1 आध किलो। अब घी उसके ऊपर, गोबर के ऊपर लगाओ, गैस के ऊपर जलाओ और जलाकर अपने वो मिट्टी के कटोरे में, कटोरी में, दीपक में रख दो। उसके ऊपर इतना सा गुड़, मक्की के 2 दाने जितना या 1 दाने जितना, वो गुड़ उसके ऊपर प्रेम से चम्मच से टिका दो। बस आपके एसी के कमरे में इतनी ऑक्सीजन बनेगी, मिरेकल हो जाएगा। उसी टाइम 1 घंटे के अंदर चेहरे का पीलापन कम होकर लाली आ जाएगी,
कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसे गहरी सांस लोगे आप और झुकी कमर में बैठे हो, सीधे हो जाओगे, इतना फर्क पड़ेगा। कितनी बार ये धूप जलानी? सुबह जलाओ, दोपहर को जलाओ, शाम को, 3 टाइम जलाओ धूप, बस हो गया। ये बनी बनाई धूप भी मिलती है, पर गौशालाओं में मैंने देखा जर्सी गाय का, हॉलिस्टीन का, अमेरिकन गऊओं का गोबर मिला के और देसी गाय का मिला के धूप बना रहे हैं, सेंट मिलाकर धूप बना रहे हैं। अरे भाई, तो खतरनाक है ना। बाजार की धूप अगरबत्ती से कैंसर होता है, आप वही सेंट उसमें मिला रहे हो। तो घर में ये सब मच्छर भगाने वाली जितनी आइटम है सब कैंसर करती हैं, और सबसे पहले आपके बच्चों के लंग कैंसर होते हैं, लंग्स फेल होते हैं, एलर्जी का अस्थमा होता है। तो क्या करना? शुद्ध नीम का तेल 99% नकली तेल है। या तो बढ़िया नीम की निमोली 5-4 किलो कूट काट के रखो, साबुत रखो, और जरूरत पड़ने पर कूट लो। फिर क्या करो? 200 ग्राम नीम की निमोली ले लो, 1 किलो गीला गाय का गोबर ले लो, दोनों को मिलाकर थोड़ा चावल का आटा मिलाओ और उसको ऐसे थपक कर मोबाइल जितनी मोटाई में उसको ऐसे फैला दो एक पॉलीथीन के ऊपर, और उसके ऊपर पौने पौने इंच के ऊपर ऐसे फुट रूल स्केल होती है उससे निशान बना दो और सुखा दो धूप में। सूखने के बाद उसको आपको उंगली से भी कम चौड़ाई के टुकड़े मिल जाएंगे, चपटे चपटे। बस उस चपटे टुकड़े को क्या करना, एक मिट्टी का गोला बनाओ, चिकनी मिट्टी का, उसके अंदर उसमें चुभा दो उसको। वो क्या हुआ, उसको निकाल लो, वो गोला सुखा लो मिट्टी का, वो आपका स्टैंड बन गया। उस पर व्हाइट पेंट कर लेना, सुंदर हो जाएगा। और उसमें वो गैस के ऊपर जलाओ उसको, गोबर को, उस पर घी लगा दो, थोड़ा गुड़ लगा दो। या जब आप ये बना रहे हो उसी टाइम उसमें 25-50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ डाल दो, थोड़ा सा घी डाल दो, फिर बनाओ। बस जलाकर इसमें फंसा कर रख दो। और जलता नहीं है ये, तो इसमें बनाते समय राल, एक पेड़ का गोंद होता है, शमशान में जब जलाते हैं चिता ना जले तो उसमें एक फेंकते हैं ना पाउडर ऐसे, वो बढ़िया राल ले आओ, 400-450 रुपए किलो। अरे 200 ग्राम वो भी डाल देना उसमें। गीले 4.5 किलो गोबर में 200 ग्राम पड़ता है ये। और निमोली, नीम, वो जो पीस कर कूट कर वो 200, 250, 300 ग्राम इसमें मिला दो। जब ये धूप जलेगी 5-7 दिन में आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे, वो हटकर नहीं आएंगे दोबारा। तो मुझे लगता है आज हमारा समय तो कैंसर पे ही खत्म हो जाएगा, पर ये इतने विषय इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, सबका भला होगा इसको समझ लेंगे अगर वो। तो ये करिए। और पाँव में आपको पहले भी बताया नायलॉन नहीं चलेगा, बैम्बू सॉक्स वो मंगाओ, या फिर अगर आपको मिल जाए इसकी क्या बोलते हैं, हेम्प हेम्प सॉक्स, यानी भांग के छिलके उसकी बनी हुई रेशे की सॉक्स, वो मिल जाए वो पहनो। नायलॉन की चप्पल, नायलॉन सर पे पहनना, ये सब नायलॉन नायलॉन ये सब खतरनाक है। मोबाइल लैपटॉप के पास तुलसी के 2-4 पत्ते रख दो ताकि रेडिएशन का असर ना हो। मोबाइल के कवर के अंदर 2 पत्ते डाल दो, 15 दिन बाद बदल देना पत्ते, तो रेडिएशन से बचोगे। पिलो, कवर, चद्दर, पर्दे, कालीन, ये सारे जो है आपके रनर वगैरह, ये सब नायलॉन नायलॉन। अरे कैंसर होता है, हवा में पूरे जहर आ जाता है उनके कारण। साड़ी, टी शर्ट, अपने कमीज, पैंट, अपना जो कुछ भी है नायलॉन हटाओ तो कैंसर से बचोगे, वरना इसके डाइऑक्सिन और फेरॉन जो गैसें निकलती हैं वो कैंसर करेंगी। माना कि ये मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं जी आप जो कुछ बता रहे हैं तो अच्छा बहुत मुश्किल है, तो मेरा उनके लिए एक सुझाव है, आसान काम, बहुत आसान काम, कुछ मत करो। जो कुछ करना है वो डॉक्टर करेगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बिस्तर पे पड़े रहना। और अगर अच्छे से जीना है, एफर्ट, इनपुट डालना पड़ेगा। स्वस्थ रहना मुश्किल तो है, पर आज के युग में बहुत मुश्किल है, पर मरने से ज्यादा मुश्किल है क्या? जिंदा रहना जी। है तो प्रयास करो। ठीक है, जी मुझे जी। लगता है इतना पर्याप्त है। हो सकता है 1-2 बातें छोटी हो, पर इतना काफी। पॉजिटिविटी सोच लो, हमें जब कोई बड़ी बीमारी लगती है पिछले कर्म जरूर बुरे रहे होंगे। अरे कर्मों को काटने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा करो जाकर।
आप देखना जिनको बड़ी बड़ी बुरी बीमारियां लगती हैं, उनमें से 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो कभी दान नहीं करते। दान करते तो अपना पट्टा लगवाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, लोगों की सेवा नहीं करते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, बुरा बुरा करते हैं, इसलिए बड़ी बीमारियां लगती हैं। भाई स्वस्थ रहना है तो हमारी जो बिटिया सामने बैठी है ना, जो लोगों के हित में सोचती रहती है, ऐसे सोचो, पॉजिटिविटी से भरे रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो उससे भी आपके पाप कटेंगे और आप स्वस्थ होंगे। आप भी मेरे लिए भी वही, जरूर पुण्य कार्य करो, लोगों की सेवा जरूर करो, आपके पाप कटेंगे। और कोई प्रश्न? जी वैद जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, और जी। आपने मुझे प्यारी बिटिया कहा तो मैं तो धन्य हो गई, क्योंकि आप जैसे पिता तुल्य लोग मुझे आप अगर हैं ही मुझे बहुत प्यारे। अरे मैं तो बड़ा चालाक आदमी हूँ, पली पलाई बेटी ले ली। नहीं, मैं आपको पिता के रूप में बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, और मैं धन्य मानती हूँ आपको कि आप जैसे पिता हैं मेरे। तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे, मेरे गुण जरूर अच्छे ही होंगे, और जिस बिल्कुल जो लग मुझे जाए। आप मिले हैं। जी वैद जी, अब हम वैद जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें किसी ने लिखा है, आई हैव आईबीएस। आईबीएस कुछ बीमारी है, मुझे पता नहीं क्या होती है आईबीएस, वो बहुत ज्यादा है इन्हें। और इन्होंने कहा है कि अगर मैं थोड़ा भी पानी पीता हूं तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, और मैंने लगभग 22 किलो वेट कम कर लिया है। इनकी उम्र अभी 73 है, जबकि ये नेचुरल खाना खाते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है कमेंट बॉक्स में। आईबीएस का मतलब होता है इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, और अच्छा। ये मेरी नजर में तो फ्रॉड है। क्या ओ। फ्रॉड है? बीमारी अच्छा। समझ नहीं आई, उसको हाँ। एलर्जी नाम दे दिया, आईबीएस दे दिया नाम। अरे बीमारी क्या है? आईबीएस कोई सिंड्रोम क्या होता है? मैं बताता हूँ ना बीमारी क्या होती है। आंतों के अंदर सड़न हो रही है। आंतों का जो गट बैक्टीरिया है वो कितना होता है? हेल्दी बैक्टीरिया 100 ट्रिलियन है ना। यानी जिसके एक के आगे मेरे ख्याल ट्रिलियन में कितनी लगती है? 6 3 होते 12 जीरो, है ना। 6 फिर 3 फिर 3, 12 जीरो, इतना 100 ट्रिलियन। और 12 के बाद 2 जीरो और लगाओ तो गिनती पूरी हुई। इतना बैक्टीरिया हेल्दी आंतों में होता है, नहीं है? तो डॉक्टर बैक्टीरिया तो आपका बना नहीं रहा। कोई कोई कहता है प्रोबायोटिक कैप्सूल गोली खा लो जी, तो उसमें कितने के बैक्टीरिया होंगे आपके? तो आपको अपनी आंतों का बैक्टीरिया बना, वो मर चुका है, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी भाई। क्या तपस्या करनी है? खाने में आपको केवल मूंग की खिचड़ी लेनी है, बिना मिर्च के, बिना लहसुन के, बिना प्याज के। वो खिचड़ी खानी है, और उसमें घी भी नहीं डाल सकते आप। कितने दिन? 15 20 दिन, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। इतनी तपस्या कर सकते हो तो बैक्टीरिया बनेगा। और जो आंतों में पिन अल्सर्स बने हुए हैं, सैकड़ों या हजारों अल्सर बने हुए हैं आपकी आंत में, उससे हो रहा है। आईबीएस का मतलब सड़न, बाउल सिंड्रोम मतलब सड़ रहा है। तो आप क्या खा रहे हैं? आप चाय वाय सब कुछ मीठा मीठा सब कुछ खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अब वॉशरूम का मतलब होता है लघु शंका के लिए जाना। ये वॉशरूम सब पता नहीं हम क्या क्या बोलते हैं, वो सीधे बोले ना कि हम शौच करने जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं। अब क्या समझेगा कोई वॉशरूम जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? इसका मतलब खाने के बाद आपको जाना पड़ता है, तो ये एक और बीमारी पैदा होगी, उसको कहते हैं कोलाइटिस। कोलन में खाए हुए खाने को रोकने की ताकत नहीं है, वहां भी सूजन है। ऊपर से खाया, फ्लश हो गया, निकल गया बाहर, वो जख्म बन गए हैं। उसको क्या कहते हैं? आईबीएस से अगली स्टेज है, इसको कहते हैं कोलाइटिस या संग्रहणी। तो ये आदमी एकदम नहीं मरता है, पर स्वस्थ तकलीफ बहुत पाता है। ताकत नहीं रहती, कोई क्षमता नहीं, मेंटल फिजिकल पावर नहीं। इसको ठीक किया जा सकता है, मॉडर्न साइंस में इसको ठीक कोई नहीं कर सकता। तो आपको 12 15 दिन तक ये खिचड़ी खानी। नंबर 2, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करना। लीगल बाइंडिंग है ये, और नहीं बोलेंगे तो आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, मेरे ऊपर भी। इसलिए ये आवश्यक है कि होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ले लेना। करना क्या है? मर्कसोल होम्योपैथी की दवाई है, ये सबको नहीं तो 90% लोगों को ठीक बैठ जाती है। सिम्टम का होता है ना मामला होम्योपैथी में। सुबह दोपहर शाम मर्कसोल 30 खाना शुरू करो। कितना? 5 गुण, या 2 4 मीठी गोली। और मीठी गोलियां बना दे डॉक्टर,
वो चूसो। दूसरा, कुटज घनवटी, कहीं भी केमिस्ट शॉप पे मिलती है, उसकी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, होम्योपैथिक दवाई खाने से आधा घंटा पहले और कुटज घनवटी खाने के तुरंत बाद। इसके अतिरिक्त एक चीज आप और ले सकते हैं, देसी गाय के दही से छाछ बनी हो, मलाई उसमें से मक्खन वगैरह निकल चुका हो, उस छाछ को ऐसा पतला बनाना जैसे पानी होता है, और उसके अंदर भुना हुआ जीरा एकदम बारीक पीस कर और छलनी से छान कर फिर उसमें मिलाना, सेंधा नमक मिलाना, सुबह और दोपहर को खाने के बाद वो एक कप आप ले सकते हैं। और एक चीज और आप ले सकते हैं, मिर्च वगैरह सब मना है, पर जो एक और मिर्च मैं आपको बता रहा हूं वो मिर्च ले सकते हैं आप, दवाई का काम करेगी। त्रिकटु, हिंदी में त्रिकुटा, बना बनाया मिल जाता है। बनाना चाहे तो 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम पिपली, मग पीपल पिपली काली काली होती है लंबी लंबी सी, और 100 ग्राम सौंठ, सुंड, सौंठ, कौन सी सौंठ, जिसकी सूखी हुई जड़ें झुर्रियों वाली होती है, एकदम सुंदर सफेद होती है, वो तेजाब से धुली होती है। तीनों बराबर मात्रा में पाउडर, रौनित बराबर पाउडर, तीनों बराबर लेके मिला दो, त्रिकटु बन गया। ये छाछ के ऊपर डालकर, खिचड़ी के ऊपर डालकर भी ले सकते हो। तो ये आप लेंगे, 15 दिन में आशा है ठीक हो जाएंगे। पवन मुक्तासन रोज करना, बाकी कोई व्यायाम नहीं, कोई कुछ नहीं, और फैमिली लाइफ से, पत्नी से भी दूर रहना, तभी स्वस्थ होंगे, वरना आप ठीक नहीं हो सकते। तो ठीक हो, संयम से खाना पीना रहना सोचना, फिजिकल एक्सरसाइज हो, केवल पवन मुक्तासन करना, तो आईबीएस भी ठीक होगा। फिर भी ठीक ना हो तो फिर आपको वैद्य के पास जाना पड़ेगा। फिर एक दवाई खानी है, रस परपटी, वो खिलाएगा अपनी देखरेख में। वो उसको रस परपटी, क्योंकि मरकरी से बनती है इसलिए, और गंधक से बनती है इसलिए, वैद्य की देखरेख में ही उसका सेवन करना होता है। और जिसको ये बताया था लास्ट स्टेज है तू नहीं बचेगा, वो भी बच जाएगा। वो दवाई बहुत महंगी आएगी, 25-30 हजार की आएगी, 2-3 ग्राम इतनी सी, उसका नाम है स्वर्ण परपटी। मुझे नहीं देने वो पैसे, वो दवाई इतनी महंगी, तो वो भी किसी वैद्य की देखरेख में लास्ट स्टेज में जो पहुंच गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में होगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत बड़ा मॉडर्न साइंस है, इसलिए इलाज नहीं कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता, बड़े बड़े नाम बता सकता है ये बीमारी, ये उसकी 100-150 साल की मेहनत है। और आगे चलिए। ठीक है वैद्य जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक लेडीज हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर एक लेडीज को पाइल्स और थायराइड एक साथ हो रखी है तो इसका क्या इलाज हो सकता है, कृपया बताएं। पहली बात तो ये है, जिनको थायराइड और पाइल्स दोनों इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने जिंदगी में पंगे खूब लिए, है ना। तो अब पंगे ज्यादा ले लिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पंगे ले लिए। और कीमत कैसे चुकानी है, बहुत परहेज करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होंगे। तो उसके लिए क्या है, डाइजेशन कमजोर हुए बिना आपको ये हो ही नहीं सकता, केमिकल खाए बिना थायराइड नहीं हो सकता, और जब तक डाइजेशन कमजोर ना हो जाए तब तक पाइल्स नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, वो जो आईबीएस का एक पार्ट रह गया वो इसमें भी चलेगा। वो क्या है, मैंने जो बैक्टीरिया बताया वो बैक्टीरिया बनाना है, वो पहले उसमें पार्ट में रह गया। वो बैक्टीरिया बनाना जरूरी है जी। वो कैसे बनेगा, आजकल मेरी बहू मेरा बेटा कह रहे हैं वाह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गायब, बहुत अच्छा लग रहा है, हम एक जादू करते हैं रोज। वो जादू आपको सिखा दे, रात का बासी चावल, मगर चावल वही चाहिए जो पकने के बाद बिल्कुल एकदम ढीला पड़ जाता है, टाइट रहता है, वो चावल खाने लायक नहीं है, प्लास्टिक कोटेड होगा या प्लास्टिक का ही बना होगा, वो नहीं खाना है वो चावल। और देसी गाय भैंस का दूध से बना हुआ दही, कांच के बाउल में बासी चावल शाम का डाला, उसमें रात को सोने से पहले थोड़ा दही थोड़ा पानी डालकर उसको हाथ से ऐसे मसल कर और ढककर फ्रिज के बाहर रख दिया। सुबह जब मैं आसन प्राणायाम करके जाती हूँ तो हमारी बहू उसकी एक्सपर्ट हो गई है,
हल्का सा तड़का देकर, और उसमें एक और अमेंडमेंट की है, बढ़िया वाली पत्ता गोभी, जो नाखून चुभाने पे, जिसमें नाखून आसानी से चुभ जाए, पकाने पे जो 5 मिनट में गल जाए, वही बंद गोभी खाने के लायक है। नहीं तो वो खाने के लायक नहीं है, जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आजकल वो बंद गोभी अच्छी आ रही है, तो वो बंद गोभी लेकर वो क्या करती है, उसको काटती है, और उसका ऐसा होता है ना, भुसका जैसा ऐसे ऐसे करते हैं, चॉपिंग हो जाती है बारीक। वो चॉपिंग करती है, तड़का डाला, उसके अंदर बंद गोभी डाली, थोड़ा उसको गिलाया, गलाया, और उसके बाद हींग वींग सब डालकर, वो जो चावल है दही वाले रात वाले, वो फर्मेंट हो गए, उसके अंदर विटामिन बी भरपूर आ गया, बैक्टीरिया उसमें अरबों आ गए। वो डाला, थोड़ा सा उसको गर्म किया, नमक हल्दी, उसमें धनिया, खूब धनिया भी हम भरकर, अच्छे देसी वाला धनिया काट कर, और वो फिर एक एक कटोरी हम भर के वो खा लेते हैं। और उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है। आप कहेंगे प्रॉब्लम होती है तो खाते क्यों हो? वो इसलिए खाते हैं कि उसके बाद भूख हमें लगनी है 2, ढाई, 3 बजे, वो लग जाती है 12 बजे। 9 बजे खाया, 12 बजे भूख लग गई, अब खाना फिर लाओ। इतना डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। और मुझे लग रहा था मेरे साथ तो डाइजेशन एकदम फिट। रात को कभी कभी बहुत दर्द, कई एक्सपेरिमेंट किए, पर ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फिट बैठ गया। और बहू को पूछा नहीं, मैंने खुद कहती, पिताजी बहुत बढ़िया फील होता है, गैस वैस कुछ नहीं, एकदम बढ़िया लगता है। तो मेरे मित्रों, जब आपका आईबीएस ठीक हो जाए तो ये कर लेना। पर आईबीएस के बिना भी आप ठीक हुए कर सकते हैं। क्या? वो दही छाछ मिलाया, सुबह उसको तड़का नहीं, आप बिना तड़के के आपको उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालना और खा लेना, ये चलेगा। तो आपका बैक्टीरिया बनेगा, और बैक्टीरिया बनेगा तो सारी बीमारियां जाएंगी ना। तो ये आपने पूछा था पाइल्स, तो पाइल्स में अब दूसरा काम क्या कर, आपको अपनी कलाई में इस जगह, आ, ये जो जगह है, ये यहाँ पे एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे के अंदर 100 बार दबाना है। इस गड्ढे के अंदर ऐसे उंगली से, बड़ी उंगली से, बीच वाली से, ऐसे 100 बार दबा देना है। दबाने से क्या होगा? पाइल्स में आराम मिलेगा, दोनों तरफ ये दबा दीजिए। दूसरे हथेली के बीच में इस जगह भी 100 बार ऐसे ऐसे दबा दीजिए, उसमें आराम मिलेगा। फिर अपने पांव के पंजों को ऐसे ऊपर उठा देना, एड़ी के बल, 100 कदम आगे जाना, 100 कदम पीछे आना। मान लो ऐसा ना किया जाए, आपकी उम्र ज्यादा है, इम्बैलेंस हो रही है, तो पंजे उठाओ और एड़ी के भार दीवार के साथ सहारा लेके खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे दोनों पांव को धीरे धीरे जमीन पर रख के दबाव दो। ये जो एड़ियों पे दबाव पड़ेगा, उसके कारण सीधा असर जाएगा आपका पाइल्स पे। फिर आपका पाइल्स के लिए आपको कुछ दवाई भी तो लेनी पड़ेगी, होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करके, एक जनरल मेडिसिन। क्या? खाने के बाद नक्स 30 ले लो, और सुबह सनराइज से पहले पहले जीभ को रगड़ कर कुल्ला करके साफ करो, सल्फर 30 ले लो। अगर स्किन प्रॉब्लम कोई सीरियस नहीं है तो, नहीं तो सल्फर से स्किन प्रॉब्लम में कभी कभी एग्रावेशन हो जाती है। ये कॉमन दवाई है आपकी एक। और कंकाइन वटी, आयुर्वेद वालों से सलाह करके नोट कर ले, कंकाइन वटी, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को खाने के बाद। और खाना तो आपको मिर्च के बिना खाना है। तीखा बिल्कुल नहीं खाना, बैंगन भिंडी अरबी ये भारी चीजें नहीं खानी। कम से कम 30-40 दिन आपको परहेज करना है, ये करना है। दूसरा आपको घिया, तोरी, टिंडा, यही चीजें हैं खाने लायक जो आपको ये करनी है। और कंकाइन बटी के साथ दवाई एक और, अभ्यारिस्ट। पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चलेगा, सब प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, स्टील में बना रहे हैं, स्टील में बनाने के कारण दवाई सड़ जाती है, सड़ती है इसलिए प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, तो जहर बन गया। ये तो जो आपको महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, वो जो लोकल फार्मेसीज हैं, उनका लेना पड़ेगा। तो कितना? 3 चम्मच या 4 चम्मच अभियारिस्ट, भोजन के बाद 4 चम्मच, 3-4 चम्मच पानी, और उसी के साथ 2 गोली आपकी कंकाइन बटी, वो खा लो। तो आपकी आशा है, अगर परहेज करेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, पाइल से मुक्ति हो जाएगी। एक मूल बंध लगाना किसी गुरु से सीखो,
3 बार मूलबंध रोज लगाओ। मूलबंध का मतलब होता है अपने मल द्वार को, स्टूल पास जहां से करते हैं उसको खींच कर ऊपर रोक देना, आधा मिनट 1 मिनट रोक के रखना। और जब कपाल भाती करनी है तो कपाल भाती कैसे करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, ऐसे करना, है ना। मैं थोड़ा नीचे कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। पेट को धीरे से झटका देना, आराम आराम से सांस लेना, और जब बाहर झटका दिया तो अपनी मल मूत्र इंद्रियों को ऊपर खींचना। बस ये 100 बार करना, 1000 बार नहीं करना, कपालभाति को 100 बार करना। बस ये जो आप मल द्वार को खींचेंगे ना, इससे वो स्वस्थ हो जाएगा, सबल हो जाएगा। एक काम और कर लीजिए। वो क्या करना है आपको, अगर तिल का तेल आपको शुद्ध अच्छा मिल जाए, शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए जिसमें झार लगती है आंखों में, वो मिल जाए तो और भी अच्छा है। सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला देना, भीमसेनी, एक छोटी सी टिकिया, 150 ग्राम 100 ग्राम तेल लिया, उसमें बहुत छोटी टिकिया 3-4 भी मिला सकते हैं पीस कर, पर भीमसेनी असली कपूर, ये रुई में लपेट कर रात को अपने मल द्वार में अंदर डाल दो। पहले दिन आप सो नहीं पाएंगे पूरी रात, बहुत आपको परेशानी होगी। अगर आप नहीं सहन कर सकते तो डुबाकर तेल में निचोड़कर फिर अंदर को डाल दो, तो थोड़ा कम कष्ट होगा। ये बस 2-3 दिन करो, आपका मस्सों का कष्ट वस्त सब चला जाए। एक आपका अगर ब्लड आता है तो जैसे टॉयलेट सीट पे बैठते हैं ना, भारतीय सीट के ऊपर, ऐसे बैठो और इरिजिरोन मैक्सिकाना नेट के ऊपर लिखो, आपको पौधे नजर आ जाएंगे। ये पौधे पहचान कर लो, ठंडी गर्म जगह सब जगह ऑलमोस्ट आजकल खूब हुए हुए हैं, मिल जाते हैं। एक मुट्ठी पत्ते इनके लो, धोकर कूटो, पीसो, 1 कप पानी डालो, निचोड़ो और कांच के गिलास में टॉयलेट सीट पे जैसे बैठते ऐसे बैठकर एक एक घूंट करके पूर्व दिशा में मुंह करके पी लो। और पीकर उसी दिन ब्लड आना, दर्द होनी उसी दिन बंद हो जाएगी। और आप चाय कॉफी और बदपरहेजी वो सब करते हो मिर्च मुर्च, तो फिर ठीक है, दोबारा हो जाएगा, फिर और ज्यादा हो जाएगा पहले से। तो परहेज संयम तो करना पड़ेगा। एक दिन में तकलीफ और ब्लीडिंग बंद। इरिजिरोन मैक्सिकाना, ये इसको पौधे को देख लेना, इसका भारत का नाम जो है वो मक्षिका विष है, जरायु प्रिया है, पर इस नाम से कोई जानता नहीं है इसको, इसलिए इरिजिरोन मैक्सिकाना। सलाद में भी इसका प्रयोग करते हैं लोग में। तो पाइल्स में से खूब आपको आराम मिलेगा। और भी आपको कुछ दवाइयाँ, होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाई एक साथ आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं इसके लिए। तो मुझे लगता है अगर बहुत सीरियस कंडीशन है तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, पानी में कोई आप ऐसी दवाइयां डाल लो, ये जो आपको अमृत धारा है, ये डालकर गर्म पानी में बैठ जाओ, उससे होकर वो सेक लगेगा तो बहुत तकलीफ में है तो थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। तो आ, फिर फोन आ गया था, खैर। जी जी। तो आपने दूसरी बीमारी क्या कही थी पाइल्स के साथ, थायराइड ना। थायराइड तो और पाइल्स थायराइड के दोनों, लिए आपको हाँ। क्या करना है, इस मेरे लंबे भाषण को सुनने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ और वहां पे लिखो वैद्य राजेश कपूर थायराइड, वो सुन लो पूरा वीडियो, जो मैंने बताया वो कर लो। अगर आप परहेज कर सकते हैं तो जरूर ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी, वैसे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, समय हो रहा है। पर एक लास्ट क्वेश्चन और लेती हूँ। किसी ने पूछा है कि कब्ज का उपाय बताएं प्लीज। कब्ज कोई बीमारी नहीं है जी, ये आपकी लाइफस्टाइल गलत होने से कब्ज होती है। जो आप थैली वाला आटा खाते हैं उसके अंदर फाइबर तो है नहीं, फिर हम आदत है बार बार मुंह में कुछ डालते रहते हैं, तो ये तो लीवर की कमजोरी है, आंतों का डिसफंक्शन है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं। पर चलो अब हो गया तो 1-2 बार तो आप कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को खाकर दवाई पेट साफ कर लो। तो सबसे पहले वही पेट का बैक्टीरिया बनाओ। नंबर 2, लिवर टॉनिक लो, और खाने में थोड़ा संयम से काम लो। 2 बार खाओ, और 3 बार खाना है तो जरा सीमा में, और खाते हुए जल्दबाजी में नहीं रहना। खाने के बाद मेंटली फिजिकल
15 मिनट आराम करो, एकदम मेंटल फिजिकल काम बिल्कुल नहीं करना है 15 मिनट तक। हाँ, सैर करनी है रात के खाने के बाद तो वो कर सकते हैं, और मेंटल फिजिकल वर्क नहीं, क्योंकि फिर डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाता है, फिर कब्जी तो होनी है। अच्छा, तो पहले अपनी कब्जी को दूर कर लो दवाई खाकर, दूसरा वो जो बैक्टीरिया बनाना है वो बनाओ, और तीसरा फाइबर पर्याप्त लो। बड़ी आंत में जो हमारे बैक्टीरिया बैठे हैं ना अरबों, वो बैक्टीरिया तरसते रहते हैं फाइबर के लिए। जो छोटी आंत में पचने वाली चीजें हैं वो बड़ी आंत के बैक्टीरिया को नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जो छोटी आंत ने डाइजेस्ट नहीं किया। वो जितनी फल सब्जियां हैं उसका जो फाइबर है वो बड़ी आंत में जाते ही प्रसन्न हो जाते हैं बैक्टीरिया। जब वो बैक्टीरिया प्रसन्न होते हैं, यहां मैसेज आता है वेगस नर्व के द्वारा, प्रसन्न। आपको पता ही नहीं लगता आप क्यों प्रसन्न हो गए, वो बैक्टीरिया प्रसन्न हो। और जब उनको नहीं मिलता तो उदास हो जाते हैं, मरने लगते हैं, तो फिर यहां मैसेज आता है उदास, नेगेटिव थॉट्स। ये करो आप। एक और, अगर आपको देसी गेहूं का हस्क, चोकर, छान वो साफ सुथरा मिल जाए 1 आध किलो, तो लेकर पाव आधा किलो उसको कढ़ाई में बिना घी के भून लो, सेक लो। भून लो मतलब सेक लो। जब सिक जाए तो करारा क्रिस्पी हो जाएगा, ठंडा करो, मिक्सी में डालो और उसको थोड़ा सा पीस लो, सूजी जैसा, उससे भी बारीक दाना बन जाएगा। कांच के जार में डालकर अपने खाने के स्थान पर, मेज पर, किचन में रख दो। जब खाना खाना है, कटोरी में 3 चम्मच पानी में घोलो और सेंधा नमक जरा सा डालकर खा जाओ। खाना खाने के बाद आधी रोटी कम खाना, चावल खा रहे तो थोड़ा कम खाना, 2 चम्मच फिर घोलकर पानी में वो खा जाओ खाने के बाद। अरे 1 हफ्ते में कब्जी कब्जी सब गायब हो जाएगी, अगर आपका खाने पे संयम है। शादी ब्याह में गए तो दाल चावल के अलावा कुछ नहीं खाना है, तो पनीर और मिल्क प्रोडक्ट तो खाया तो बीमार होना सुनिश्चित है, होंगे ही बीमार। तो बस कब्जी खत्म। ये कितनी बड़ी चीज है आपको नहीं पता। जिनकी आंतों में कैंसर है उन रोगियों को ये चोकर खाने को दिया गया, गेहूं का, देसी गेहूं का। जो आजकल जीएम आ रही है वो नहीं, वो दिया, 7 दिन में कैंसर के कोष सिकुड़ गए, 7 दिन में केवल। क्या खाया? चोकर। तो आपकी आंतें बहुत हेल्दी हो जाएंगी। अगर आपको नींबू पचता है तो 1 नींबू, आधा नींबू, 2 नींबू कांच के गिलास में पानी में डालकर रोज पीना। क्यों? जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स जो आप गलती से खा रहे हैं वो जीवन भर जहर प्रोटीन बनाती है जहरीला पेट में, और गैस ब्लॉक होती है, रिलीज नहीं होती है, बहुत परेशान करता है वो जीएम क्रॉप। और इतना जहर बनता है आदमी को जल्दी कैंसर हो जाता है और वो मर जाता है। क्यों? जीएम क्रॉप। ये नींबू इसका इलाज है। जैसे ही नींबू का खट्टा अंदर पहुंचा, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी जहां पे कोई जहरीला प्रोटीन आंतों में बन रहा है जीएम क्रॉप के कारण। पता नहीं हम कब कब जीएम गलती से खा लेते हैं। तो यदि नींबू पचता है तो मौसम के अनुसार ठंडे गर्म पानी में आधा नींबू, 1 नींबू, 1.5 नींबू खाना, और जो छिलके हैं उनका अचार बनाना। वो रेगुलर छिलके खाओ अचार बनाकर, छिलकों में गुण नींबू से ज्यादा है। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है, पर ये प्रश्नोत्तर जो बच गए हैं फिर अगली बार करेंगे। वैद जी, आप हर हफ्ते का एक एपिसोड दे दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं। और अगर हम 3-4 प्रश्न भी लेते हैं एक एपिसोड में, तो हर हफ्ते की एक प्रॉमिस है कि आपको एक वीडियो देना पड़ेगा, तब लोग बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। जी, पर ये अब मुफ्त में तो नहीं होगा, ये फीस लूंगा मैं। हाँ, बताइए फीस क्या लगेगी, हम फीस और ये है हमारे कि जो पूरे सुनने वाले सब्सक्राइबर। हैं उनको परहेज करके अपने आप को ठीक करना है, जी जी। केवल सुनना नहीं है। और ठीक होने के बाद कम से कम 10 लोगों को सिखाना है। मेरी ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फीस तो मैं और मेरे सारे सब्सक्राइबर देने को जरूर तैयार होंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, चलिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, वंदे मातरम। थैंक यू वैद जी, दिल से आपका धन्यवाद। फिर से वंदे मातरम। भारत में आप जैसे पिता तुल्य वैद हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। प्रभु इन्हें हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी, दिल से धन्यवाद, चरण स्पर्श।
जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।